हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EHSC स्टडी पॉइंट YSK। आज का डिस्कशन हमारा जो टॉपिक है वो है मैनुअल हैंडलिंग। तो आज जानेंगे मैनुअल हैंडलिंग क्या है। तो उसी को पहले देखते हैं। मैनुअल हैंडलिंग किसको बोलते हैं? शिफ्टिंग और कैरिंग एनी लोड मैनुअली और बाय वन और मोर पर्सन। कोई भी लोड है अगर उसको शिफ्ट करना है तो जो मैनुअली इसको शिफ्ट करते हैं या कुछ लोगों को साथ में लेकर के जो उससे पकड़ के उनका हेल्प लेकर के हम एक जगह से दूसरे जगह करते हैं, तो वैसे लोड को वैसे हैंडलिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? मैनुअल हैंडलिंग। क्लियर हो गया। नेक्स्ट, मैनुअल हैंडलिंग का एग्जांपल क्या 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 चीज मैनुअल हैंडलिंग में हम कर सकते हैं। मटेरियल को, कोई भी लोड को लिफ्ट कर सकते हैं, पुश भी कर सकते हैं, पुल भी कर सकते हैं और मूविंग भी करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। ये सारे जो एक्टिविटी करते हैं वो क्या होता है? मैनुअल हैंडलिंग का एग्जांपल ये है जो कि मैकेनिकल हैंडलिंग में भी आएगा, लेकिन मैनुअल हैंडलिंग में भी इन सारी एक्टिविटी को किया जा सकता है। जबकि इसमें क्या होना चाहिए? लोड उतना हैवी नहीं होना चाहिए, जो कैपेसिटी के अंदर हो उसी को किया जा सकता है। कैपेसिटी के बाहर अगर टन में रहेंगे 100 केजी होगा, 200 केजी होगा, ये पॉसिबल नहीं है। 50 केजी है, 60 केजी है, 80 केजी है या 100 केजी है, लेकिन बहुत सारे आदमी मिक्स करके कर रहे हैं तो कर सकते हैं। तो ये सारे जो एक्टिविटी है ये मैनुअल हैंडलिंग का एग्जाम्पल है। अब इसमें क्या होता है? मैनुअल हैंडलिंग के टाइम में अगर वहाँ पे अनफेवरेबल इर्गोनॉमिक कंडीशन है तो बॉडी का स्ट्रक्चर, बॉडी का जो इर्गोनॉमिक अगर सही नहीं है, मीन्स इर्गोनॉमिक का मतलब हुआ कि कोई भी चीज़ अगर आदमी का बॉडी ट्विस्ट करने के लिए नहीं बना है, काफ़ी बार बार ट्विस्ट करना, तो सीधा रहना चाहता है। अगर उसको आप ट्विस्ट करके काम करोगे तो वहाँ पे जहाँ पे स्ट्रेस आएगा वहाँ पे पेन होगा। ठीक है, जैसे इस पिक्चर में आप देख पा रहे हैं, ये लोड को उठा रहा है और यहाँ पे इसको स्ट्रेच आ रहा है बॉडी, तो वहाँ उसको पेन होगा। यहाँ भी देख रहे हो, यहाँ भी देख रहे हो, यहाँ भी देख रहे हो। ठीक है, अब ये सारी चीजें हो गई तो पार्टिकुलरली। और इसमें क्या होता है? मैनुअल हैंडलिंग में सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो बैक इंजरी का प्रॉब्लम आती है, जो इस एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहते हैं। अब देखेंगे कि मैनुअल हैंडलिंग की रिक्वायरमेंट क्या है। अगर इससे इतने सारे प्रॉब्लम है तो मैनुअल हैंडलिंग क्यों करनी चाहिए, मैकेनिकल हैंडलिंग करनी चाहिए? तो यहाँ पे हम देखेंगे कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिसके कारण मैनुअल हैंडलिंग करनी पड़ती है। पहला है कि कोई भी इक्विपमेंट है, इक्विपमेंट मैकेनाइज इक्विपमेंट है जो लोड को प्लेस करना है एक जगह दूसरे जगह, वो मैकेनाइज इक्विपमेंट वहाँ पे नहीं पहुँच पा रहे। चाहे रीजन जो भी हो, कंस्ट्रक्शन का फेज वैसा हो या कुछ भी हो, गड्ढे हो वहाँ पे या स्ट्रक्चर चारों तरफ आगे और वहाँ पे लोड करना है, क्रेन का बूम नहीं जा पा रहा है, क्रेन का बूम ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है, तो उस केस में वहाँ पे मैनुअल हैंडलिंग करना पड़ेगा। नेक्स्ट है कि कोई भी लोड अगर हमने वहां पे प्लेस कर दिया, अब उसको एडजस्ट करना है और क्रेन का बूम उसको एडजस्ट करने में असमर्थ है, नहीं कर पा रहा है, तो उस केस में भी यहाँ पे मैनुअल हैंडलिंग करना पड़ेगा। नेक्स्ट है ड्यूरिंग द एक्टिविटी द लोड नीड टू रीओरिएंटेड। लोड को जो रखा है अगर उसको रीओरिएंट करने की जरूरत है और करेंट से पॉसिबल नहीं है, कोई दूसरे लिफ्टिंग इक्विपमेंट से पॉसिबल नहीं है, तो उस केस में भी यहाँ पे फिर मैनुअल हैंडलिंग करना पड़ेगा। तभी अब अच्छे समझ गए हैं कि मैनुअल हैंडलिंग की जरूरत क्यों पड़ती है। 3 पॉइंट के माध्यम से आपको समझाने की यहाँ पे कोशिश मैंने किया है। अब देखते हैं नेक्स्ट, वाई इंजुरी ड्यूरिंग मैनुअल हैंडलिंग। मैनुअल हैंडलिंग के दौरान इंजुरी क्यों होती है? तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जिससे समझ में आ जाएगा। कैरिंग ओवरलोड, ओवरलोड कैरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा अगर लोड को उठाया जाएगा तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकते हैं। इम्प्रॉपर लोड हैंडलिंग, लोड को ठीक से हैंडल नहीं करेंगे तो उस केस में लोड हाथ से गिर जाएगा और वो पैर पे गिर सकता है, तो पैर को फ्रैक्चर भी कर सकता है, हल्की इंजरी भी हो सकती है। ज़्यादा लोड है और पैर पे गिर गया तो फ्रैक्चर भी हो सकते हैं। इनकरेक्ट पोस्चर, बॉडी का पोस्चर सही नहीं है तो उस केस में इंजरी हो सकती है। इनकरेक्ट बैलेंस वाइल हैंडलिंग लोड, लोड उठा रहे हैं और बैलेंस हमने बनाया नहीं और विदाउट बैलेंस बनाए किसी तरह उठा लिए, तो उस केस में भी यहाँ पे एक्सीडेंट होने का डर हो सकता है। करेक्ट पीपी का इस्तेमाल नहीं करना भी एक्सीडेंट का रीजन हो सकता है। रिपीटेटिव मूवमेंट, जैसे कि बताया सीमेंट का बैग जो लेके जाते हैं, आपने देखा होगा, वो बार बार अपने कमर पे वो 50 केजी का बैग को बार बार करते हैं, वहाँ पे लोड आता है, तो उस केस में रिपीटेटिव मूवमेंट करने से भी इंजरी होगी और उसको MSA होता है, मस्कुलर डिसऑर्डर करके उसको बोलते हैं, तो उस तरह उसको काफ़ी बॉडी पेन होता है। जर्क है, कोई लोड है उसको सडन हमने क्या किया, अगर ग्राउंड पे पड़ा सडन उठा लिया तो वो जर्किंग होता है और उसके कारण भी बॉडी में पेन हो सकते हैं। ट्विस्टिंग करना, बॉडी को ज़्यादा ट्विस्ट नहीं करना है, टर्न नहीं करना है, नहीं तो बॉडी इंजरी हो सकती है। बेंड बॉडी को नहीं करना है,
करेक्ट ग्रिप को रखना है। सिक्योर अगर नहीं करेंगे तो भी प्रॉब्लम हो सकता है। सिक्योर अगर लोड नहीं है तो लोड हाथ से छूट जाएंगे, पैर पे गिर गया तो पैर का फ्रैक्चर हो सकता है, पैर क्रश हो सकता है। और कुछ इन्वायरमेंटल कंडीशन है, जैसे ऐसे सरफेस पे आप मटेरियल हैंडलिंग करना है आपको, और वो सरफेस है जो स्लिपरी है, पानी गिरा हुआ, स्लिप करने का डर है, तो वहाँ भी एक्सीडेंट, बहुत मेजर एक्सीडेंट हो सकता है। डिपेंड्स करता है सिचुएशन पे कि आदमी किस तरह से गिरा। नेक्स्ट देखते हैं कि इसमें इंजुरीज जो होती है वो क्या क्या होती है। एक पिक्चर के माध्यम से आपको समझाने की पहले कोशिश। यहाँ देखिए क्या है, ये पिक्चर देख रहे हैं, चलते चलते इस तरह का सभी लोगों ने देखा होगा, हमारी पैर इस तरह से हो जाते हैं जिसके कारण काफी पेन होता है। ये हमारे बॉडी का पार्ट है जिसमें लिंगामेंट और एक टेंडम बोलते हैं। लिंगामेंट जो होता है वो बोन टू बोन अटैच होता है, जबकि टेंडम जो होता है मसल से बोन अटैच होता है। अगर इसमें अगर थोड़ा सा भी यहाँ प्रेशर होगा तो बोन और मसल का अटैचमेंट है, अगर इसमें प्रेशर होगा तो बोन क्या करेगा, मसल को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा और वहाँ पे काफी पेन होगा। अब देखते हैं, पहला तो होता है क्रश लिम्ब। क्रश लिम्ब का मतलब है कोई लोड हम उठा रहे हैं, हाथ से स्लिप हो गया तो उससे हमारे बॉडी पैर है जो स्ट्रैप्ड हो सकता है, हाथ भी हो सकता है, तो इसको क्रश लिम्ब बोलते हैं, यानी फ्रैक्चर हो सकता है यहाँ पे। ठीक है। मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर, तो इसको हम लोग MSD बोलते हैं, मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है कि बॉडी का स्ट्रक्चर हमारा सही नहीं रहने की वजह से, जैसे कि सीमेंट वाला मैंने अभी बताया, सीमेंट कमर पे बार बार सीमेंट को कैरी करना एक खतरनाक स्थिति है, और उसमें मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर हो सकता है जिसमें मसल्स प्रॉब्लम हो सकते हैं। टेंडन्स का प्रॉब्लम, जैसे मैंने बोला मसल जो बोन है यहाँ प्रेशर आएगा तो यहाँ पे पेन ज़्यादा होगा, क्योंकि बोन मसल से जुड़े होते हैं, और वहाँ पे प्रेशर आएगा तो क्या होगा, मसल को डिस्टर्ब करेगा। नर्वस या लिंगामेंट, ये देख रहे हो यहाँ पे है बोन टू बोन, तो अगर यहाँ पे प्रेशर पड़ेगा तो टूट जाएगा, या इसमें क्रैक आएगा तो वहाँ भी प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो ये सारे जो प्रॉब्लम आएंगे ये मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर के अंडर आएंगे, और खास करके सीमेंट जो उठाने वाले लोग हैं उनको ये ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, उनको कभी कभी लंबे समय तक पेन होता है और उनको रेस्ट लेना पड़ता है। स्प्रेन इंजुरी में है, तो स्प्रेन इंजुरी क्या होता है, डैमेज लिंगामेंट इज कॉल्ड स्प्रेन। तो लिंगामेंट जो यहाँ डैमेज हो जाता है ना, ये बोन टू बोन होता है, और यहाँ पे अगर प्रेशर पड़ा तो यहाँ पे क्रैक आ सकता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्प्रेन बोलते हैं। ये क्यों होता है, जब ये ज्यादा ट्विस्ट हो जाता है किसी कारण से, है ना, या बियॉन्ड द लिमिट इसको स्ट्रेच कर देते हैं, जो इसकी लिमिटेशन है उससे ज्यादा स्ट्रेच कर देते हैं, तो उस केस में स्प्रेन इंजुरी हो सकती है। नेक्स्ट है जो स्ट्रेन इंजुरी है। स्ट्रेन इंजुरी क्यों होती है, मसल इज स्ट्रेस बियॉन्ड दिस नॉर्मल लिमिट। तो यहाँ भी है कि मसल्स को भी, ये देख रहे हैं, ये पिक्चर में आप देख रहे हैं वो जंप मार रहा है, और आवश्यकता से अधिक अगर अपने बॉडी को स्ट्रेच करेगा तो इसके मसल्स में प्रॉब्लम हो जाएंगे, और इसको ये स्थिति काफ़ी पेनफुल होता है, और इसके ठीक होने में काफ़ी समय लग जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मैनुअल हैंडलिंग का प्रॉपर लिफ्टिंग प्रोसीजर क्या है, तो इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसके पहले आप सब लोग से हम ये रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, जो हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और हाँ, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, ताकि उनको भी हमारे शेयर करने से ये इंफॉर्मेटिव वीडियो उनको भी मिले और उनको भी नॉलेज डेवलपमेंट हो। तो देखते हैं इसमें प्रोसीजर क्या है। एक लोड है, एक आदमी उठाने की कोशिश कर रहा है, इसका प्रॉपर उठाने का तरीका क्या, पहले देखना है लोड कितने हैवी हैं, कैसे उठा सकते हैं, सोचना जरूरी है। उसके बाद क्या करेगा, अपने नी को मोड़ना है यहाँ पे, और नी को मोड़ने के बाद हम लोग क्या करते हैं, नी को ना मोड़ करके हम अपने बैक को मोड़ते हैं, ये गलत है। तो यहाँ पे नी को मोड़ना है, और नी को मोड़ने के बाद लोड को उठाना है, और धीरे धीरे अपने समीप लाके धीरे धीरे नी को सीधा करना है। और यहाँ देखिए सीधा कर लिया, और उसके बाद जाके धीरे से जहाँ पे प्लेस करना वहाँ पे रख देना। तो एक करेक्ट प्रोसीजर है। यहाँ पे गलती क्या होती है कि नी को ना मोड़ करके सीधा बैक को मोड़ देते हैं, जिसके कारण वहाँ पे इंजुरी हो सकती है, जिसको MSD बोलते हैं, मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर। वो होता है इसी के कारण, जहाँ पे हम लोग नी को ना मोड़ करके बैक को मोड़ते हैं, तो वो नहीं करना है। नेक्स्ट देखते हैं कि स्टेचुटरी जो रिक्वायरमेंट है, जो फैक्ट्री एक्ट हमारा है 1948, उसके सेक्शन जो है फैक्ट्री एक्ट का 34 एंड 60 में एक्सेसिव वेट के एक ये दिया है टेबल, उसके अनुसार ही हमें मैच यहाँ पे करना है।
तो उसके अनुसार क्या है कि कोई भी एडल्ट मेल है, एडल्ट मेल कौन होता है, जिसकी एज 18 से ज़्यादा होती है, वो 50 kg ही उठा सकता है। जबकि एडल्ट फीमेल है जिसकी एज भी वही 18 ईयर से ज़्यादा होगा, वो 30 kg उठाएगी। एडोलसेंट मेल जो होता है वो 15 से 18 के बीच के एज वाले को बोलते हैं। तो अगर यहाँ पे मेल कैंडिडेट है तो 30 kg उठाएगा, और अगर फीमेल कैंडिडेट है तो ओनली 20 kg उठाएगा। मेल चाइल्ड जो होता है, चाइल्ड किसको हम लोग काउंट करते हैं, जो 14-15 के बीच में है, 16 kg उठा सकता है। और फीमेल चाइल्ड है जो 14-15 में 14, लेकिन ये दोनों अभी अलाउड नहीं है, क्योंकि बहुत पहले ही बना था और अभी 18 साल के एज में है जो काम करने के लिए अलाउ किया जाता है। तो इस केस में ये तीनों अलाउड नहीं होंगे, अप्लीकेबल नहीं होंगे। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि मैनुअल हैंडलिंग क्या है समझ गए होंगे। मैनुअल हैंडलिंग क्यों करना क्या क्यों करना पड़ता है, ये भी आपके समझ में आ गया होगा। मैनुअल हैंडलिंग से इंजरी क्या क्या हो सकती है, और मैनुअल हैंडलिंग करने का सही प्रोसीजर क्या है, और मैनुअल फैक्ट्री एक्ट के अनुसार लोगों को कितने उठाने चाहिए। तो ये सारी चीज़ आपको मेरे ख्याल से अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय, थैंक यू।